And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 5th August 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download June 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about indigenous aircraft carriers in India, and this topic is important from our syllabus paper 4 science and technology point of view. सबसे पहले समझते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते क्या हैं. तो अब सबसे पहले इस वीडियो को देखिए आप, इसकी मदद से आप समझ जाएंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्या होते हैं. ये एक एयरक्राफ्ट है और इसको कैरी करने वाला ये जो नेवल शिप है इसको कहा जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर. ये इतना लंबा होता है कि इसके ऊपर कोई भी एयरक्राफ्ट आराम से आकर के लैंड कर सकता है, यहाँ से टेक ऑफ भी कर सकता है. तो एज ए सेड, एन एयरक्राफ्ट कैरियर इज ए वॉर शिप दैट सर्व्स एज ए सी गोइंग एयर बेस. तो सी के अंदर एक एयर बेस का ये काम करता है. एन एयरक्राफ्ट कैन टेक ऑफ और लैंड फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट कैरियर. एयरक्राफ्ट कैरियर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? किसी भी देश की अगर नेवी की कैपेबिलिटी को जज करना है या ओवरऑल उसके डिफेंस, खासकर ऑफेंसिव डिफेंस की कैपेबिलिटी को जज करना है, तो आपको ये देखना चाहिए कि उसके पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं. क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर से फ़ायदा क्या होता है कि आप दूसरे कंट्री के ऊपर एयर ऑपरेशंस कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के आप कोस्ट पे जाके, बिल्कुल पहले आप इस शिप की मदद से, एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से उसके कोस्ट पे जाइए, फिर उस कोस्ट से फिर वहाँ से आपके एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करके जा करके वहाँ पे बॉम्बिंग करके वापस आ सकते हैं. तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो एयर डोमिनेशन को इंश्योर कराता है. तो एक नेवल शिप है, लेकिन ये एयर फोर्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि आपकी एयर फोर्स बिल्कुल आपके लैंड से उड़ते हुए जा करके और फिर वहाँ बॉम्बार्डिंग करके नहीं आ सकती, इतना फ्यूल नहीं होता है. तो इस कारण से एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर एयर फोर्स के डोमिनेशन को हमें इंश्योर कराना है तो, और सटीक तरीके से अगर हमें एयर स्ट्राइक्स कराने हैं तो having an aircraft carrier is considered to be an essential for being considered as blue water navy. तो जो दुनिया की सबसे मजबूत नेवीज़ होती हैं उनको कहा जाता है ब्लू वाटर नेवी. ये एक टर्म है जो आपको अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल करना है, ब्लू वाटर नेवी. ब्लू वाटर नेवीज़ आर दोज नेवीज़ दैट आर कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग ग्लोबल ऑपरेशंस. मतलब जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे वो ऑपरेशंस कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए इंडिया की नेवी सिर्फ इंडियन ओशन में नहीं, ज़रूरत पड़े तो पैसिफिक में भी, ज़रूरत पड़े तो आर्कटिक में भी वहाँ ऑपरेशंस कर सके, वैसी नेवी को कहा जाता है ब्लू वाटर नेवी. इंडियन नेवी एस्पायर्स टू बिकम अ ब्लू वाटर नेवी. हम चाहते हैं कि हमें ब्लू वाटर नेवी की तरह कंसिडर किया जाए, लेकिन अभी भी हमें बहुत सारे फील्ड्स में डेवलप होना बाकी है. उसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था एयरक्राफ्ट कैरियर, खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर होना, जो अब हमने बना लिया, जिसके बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है. तो अनलेस यू हैव एन एयरक्राफ्ट कैरियर, नो वन इज कंसिडरिंग यू और नो वन विल कंसिडर यू एज अ ब्लू वाटर नेवी, अ नेवी दैट कैन हैव एन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो अब समझते हैं इंडिया के बारे में, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इंडिया के अंदर जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स उनके बारे में. देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पहली बार एयरक्राफ्ट कैरियर आया है, हमारे पास पहले से भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लेकिन हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुई है इन द फील्ड ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो समझिए. सुनिए, हमारे पास अभी भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य. ये INS विक्रमादित्य हम रसिया से लेकर के आए थे, लेकिन हम अपने खुद के देश में खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है INS विक्रांत, जिसको कोची पोर्ट पे डेवलप किया जा रहा था कुछ सालों से. इनफैक्ट 1999 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है. 1989 में प्रपोजल लाया गया था कि हम अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे, और इतने सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है. अब करंट न्यूज़ ये है कि हमने जो खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे थे, खुद से इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे थे INS विक्रांत, वो बन करके तैयार हो गया है और इंडियन नेवी उसका सी ट्रायल्स भी शुरू कर चुकी है. तो ओशन के अंदर इसको ट्रायल लेना भी इसका शुरू कर दिया है हमने. ये लगभग 40,000 टन का है, 62 मीटर वाइड है और लेंथ इसकी 262 मीटर्स है. तो ये है हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जिसको हमने खुद से बनाया है. INS विक्रांत, दिस इज़ फर्स्ट
एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइंड एंड बिल्ड इन इंडिया। तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट। इट इज़ द फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। इनफैक्ट माना जा रहा है कि 76 to 80% तक जो इसका ओवरऑल इक्विपमेंट है या डिज़ाइन है वो इंडिया के अंदर ही हुआ है। और इसके साथ ही इंडिया बिकेम वन ऑफ द फ्यू सेलेक्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट हैव डिजाइंड एंड बिल्ड देयर ओन एयरक्राफ्ट कैरियर। तो दुनिया के बस ये 5 कंट्री, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना और यूएस, जो P5 कंट्रीज़ भी हैं, इन्हीं के पास, जो यूएनएससी के P5 कंट्रीज़ हैं, इन्हीं के पास बस खुद का डिज़ाइन किया हुआ, डेवलप किया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इस ग्रुप में इंडिया भी ज्वाइन कर चुका है। इंडिया हैज़ नाउ इट्स ओन डिज़ाइन एंड डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है INS विक्रांत। अब थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी हमारे पास जो करंट ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम है INS विक्रमादित्य। इसको हम 2013 में लेकर के आए थे रसिया से। ये रसिया के अंदर इसको जिस नाम से इस्तेमाल किया जाता था उसका नाम था एडमिरल गॉर्स्कोव। हमारे पास पहले भी एयरक्राफ्ट कैरियर रह चुके हैं। जैसे 1961 में हमने ब्रिटेन से एयरक्राफ्ट कैरियर लाया था। वो ब्रिटेन के अंदर उसका नाम था HMS हरक्यूलस। उसको हम लेकर के आए थे इंडिया में, ब्रिटेन ने हमें गिफ्ट किया था और उसको हम इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे विद द नेम INS विक्रांत। तो इस बात को समझिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से जो नया इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं उसका भी नाम INS विक्रांत रख रहे हैं। जो पहले से हमारे पास जो ब्रिटेन से लेकर के आए थे HMS हरक्यूलस को ब्रिटेन से, उसका भी नाम था INS विक्रांत। ये INS विक्रांत हमारे देश में लगभग 36 ईयर्स तक ऑपरेशनल रहा। इसको 1961 में हम लेकर के आए ब्रिटेन से, उसका नाम ब्रिटेन में था HMS हरक्यूलस, इंडिया में INS विक्रांत बनाया। 1997 में ये रिटायर हो गया, मतलब डिसफंक्शनल हो गया, डीकमीशन कर दिया गया। ये INS विक्रांत हमारे लिए इसने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि जिस कारण से जब हमें अपने खुद का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर हमने बनाया तो उसका नाम वापस से हमने INS विक्रांत रख दिया। तो समझिए, पहले भी INS विक्रांत था लेकिन वो ब्रिटेन से आया था। हमने नया जो एयरक्राफ्ट कैरियर हमने बनाया उसका भी नाम INS विक्रांत फिर से रखा है। ये INS विक्रांत इतना रिस्पेक्टेड क्यों माना जाता है? इससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है 1971 वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसमें हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराया था। ये INS विक्रांत ने बिल्कुल आप समझो बे ऑफ बंगाल वाले एरिया को घेर लिया था कि कोई भी पाकिस्तानी सोल्जर बे ऑफ बंगाल वाले एरिया से शिप से होते हुए भाग ना पाए। हमने उस एरिया को कट ऑफ कर दिया था विथ हेल्प ऑफ दिस INS विक्रांत। तो ये है स्पेसिफिक एंड वेरी सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय INS विक्रांत ड्यूरिंग 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, और जिस कारण से हम 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को प्रिजनर बना पाए थे, प्रिजनर ऑफ वॉर ड्यूरिंग दिस बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो उसमें INS विक्रांत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। हमने बे ऑफ बंगाल एरिया से किसी को भागने नहीं दिया विथ हेल्प ऑफ दिस INS विक्रांत। उसके अलावा 1987 में वापस से हम लोग ब्रिटेन से लेकर के आए थे। ब्रिटेन में था HMS हर्मीस, जिसको इंडिया में लेकर के आया, जिसका नाम था INS विराट। INS विराट हमारे देश में लगभग 30 साल तक ऑपरेशनल रहा टिल 2017, फिर ये डीकमीशन कर दिया गया। 2013 में जैसा कि मैंने आपको बताया INS विक्रमादित्य लेकर के आए थे, सोवियत यूनियन के का ये एयरक्राफ्ट कैरियर था, बाद में रसिया इसको यूज कर रहा था, उसको हम लेकर के आए। दिस इज ऑपरेशनल टिल नाउ INS विक्रमादित्य। और 2021 में हमने अब अपना खुद का इंडिजिनस INS विक्रांत बना लिया है, जिसके सी ट्रायल शुरू हो चुके हैं और फ्यूचर में और हम प्लान कर रहे हैं टू डेवलप न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर्स टू बी इंडिजिनसली डेवलप्ड इन इंडिया, जिसका नाम होगा INS विशाल। तो आने वाले टाइम में हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे कुछ समय में, नियर फ्यूचर। INS विक्रमादित्य तो है ही है, अब विक्रांत भी आ गया और विशाल भी आएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about International Solar Alliance, and this topic is important from our syllabus paper 3 international grouping point of view. International Solar Alliance, देखिए इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के साथ मिल करके इसको प्रपोज किया था इन द साइड लाइन्स ऑफ COP21 एट पेरिस ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपको पता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 जो सबसे इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का, जहाँ पे पेरिस क्लाइमेट डील साइन हुई थी 2015 में। तो जब ये पेरिस क्लाइमेट डील वगैरह साइन हो गई 2015 में COP21 में, उसके बाद
हमारे प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मिल करके एक नया प्रपोजल दिया कि भाई अगर हमें इन्वायरमेंट को बचाना है तो हमें फॉसिल फ्यूल्स को कम इस्तेमाल करना होगा फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, और इसके लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ाना होगा एज़ फार एज पावर प्रोडक्शन इज़ कंसर्न। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में सबसे इम्पॉर्टेंट है सोलर एनर्जी। तो क्यों ना सोलर एनर्जी, जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा सोलर एनर्जी आती है उन कंट्रीज़ का एक ग्रुपिंग बनाया जाए, उनका एक एसोसिएशन बनाया जाए, और इसी कॉन्सेप्ट को फिर कॉन्सेप्चुअलाइज करते हुए, कंक्रेटाइज करते हुए फिर ये कॉन्सेप्ट लाया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस कि भाई हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली पावर प्रोडक्शन करना है, तो सोलर प्रोडक्शन को हमें जिन जिन देशों में सोलर एनर्जी रिच अमाउंट में आती है, सरप्लस अमाउंट में आती है, उनका एक अलायंस बनाया जाए, और इस तरह से बना फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रॉम 2015। तो इसमें पहले कॉन्सेप्ट क्या दिया गया कि जो भी देश ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज टू ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, ये वो एरियाज है जहाँ पे सोलर एनर्जी डायरेक्ट पड़ती है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द ईयर। तो यानी कि वो एरिया है ट्रॉपिकल एरिया जहाँ पे सोलर एनर्जी सरप्लस रीजन्स हैं, यहाँ पे सोलर एनर्जी ज़्यादा रहती है। तो इन कंट्रीज़ की अलायंस प्रपोज की गई, जो नाम दिया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। लेकिन बाद में पिछले साल प्रपोजल दिया गया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में मेंबरशिप को लिमिट ना रखा जाए ओनली टू दीज ट्रॉपिकल कंट्रीज, लेट अस एक्सपैंड द मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो पिछले साल ये प्रपोजल दिया गया कि चलिए इसको एक्सपैंड करते हैं, और जो दुनिया के तमाम मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस के, सबको इसमें इसका मेंबर बनने का मौका दिया जाए। और इसके साथ ही साथ फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, उसको अमेंड किया गया, नए प्रोविजंस ऐड किए गए, जिसके हिसाब से नाउ ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर एलिजिबल फॉर अटेनिंग मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और फिर इस साल 8 जनवरी 2021 से जो आउटसाइडर कंट्रीज थे दैट डू नॉट लाई इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एरियाज, उनको भी अलाउ किया गया टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और तब से कई सारी कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर रखा है, जिससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। आगे देखेंगे कितने कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर रखा है। एक और बात आपको समझनी है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका सेक्रेटेरिएट है एट गुरुग्राम, हरियाणा इन इंडिया। करंट न्यूज ये है कि जर्मनी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क ज्वाइन कर लिया है, और वो इसलिए कर पाया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्योंकि 8 जनवरी 2021 से नाउ द मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज ओपन टू ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और इसके साथ ही जर्मनी बिकेम द 5th कंट्री टू बिकम पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस दैट डज नॉट लाई इन द ट्रॉपिकल एरिया, जिसके पहले स्वीडन और इटली जैसे कंट्री भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन कर चुके हैं इसी साल 2021 में, हाल फिलहाल में, जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यू अमेंडमेंट दैट अलाउड देम टू गेट एंट्री इनटू इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फंक्शनिंग की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका सेक्रेटेरिएट है गुरुग्राम में, इसकी अपनी असेंबली भी है। जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, वैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की असेंबली है। उस असेंबली के अंदर जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी मीटिंग होती है साल में एक बार, और यहाँ पे इस असेंबली में जो भी फैसले होते हैं वो वोटिंग के बेसिस पे फैसले होते हैं, एंड ईच कंट्री हैज़ गॉट 1 वोट। तो हियर इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस द प्रिंसिपल ऑफ 1 कंट्री 1 वोट इज़ फॉलोड। देयर इज नो मेंबरशिप फीस फॉर ज्वाइनिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जो भी फंड है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का दैट हैज़ कम थ्रू वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। उसके अलावा देयर आर नो टारगेट्स और लीगल बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस इम्पोज्ड ऑन मेंबर कंट्रीज अंडर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एवरी कंट्री इज अलाउड टू मेक वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। The next article is taken from Assam segment. It is about Ishan Uday Scholarship Scheme. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम, ये यूजीसी ने, जो हमारे देश की हायर एजुकेशन के लिए जो एजेंसी है, जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसने लॉन्च किया था ये ईशान उदय स्कीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसमें क्या करती है यूजीसी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स को, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है। खासकर नॉर्थ ईस्ट के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाता है ताकि वो हायर एजुकेशन में अपने आप को इनरोल करा सकें और इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बढ़े। हमारे यहाँ क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्कूल के बाद ही हायर एजुकेशन में अपने आप को इनरोल नहीं कराते, स्कूल के बाद ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर खासकर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनको इनकरेज करने के लिए टू ज्वाइन हायर एजुकेशन, ये ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम चलाया है यूजीसी ने। इसके अंदर
इस ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत हर साल कम से कम 10,000 बच्चों को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है ताकि वो हायर एजुकेशन कंप्लीट करें, आइदर इन जनरल डिग्री, कोई भी एमए बी आर्ट्स में करें या टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्सेज करें, कुछ भी करें, लेकिन उनके लिए ये फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है अंडर ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम। अब करंट न्यूज़ क्या है वो भी ज़रा समझ लीजिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है करंट न्यूज़, ये आर्टिकल मैंने बस इसलिए कवर किया ताकि आपको ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में समझा सकूं, बट करंट न्यूज़ भी एक बार समझ लीजिए। करप्शन में आप इसका मेंशन कर सकते हैं। भाई ईशान उदय स्कॉलरशिप में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, स्टूडेंट्स के अकाउंट में पैसा आता है। अब इसमें कुछ लोगों ने किया क्या है, एक ग्रुप है जो फॉर्जरी करने वाले लोगों का ग्रुप है। इन्होंने क्या किया कि एक कॉलेज है बोरपेटा में, माधव चौधरी कॉलेज के वहाँ के लाइब्रेरियन के साथ मिल करके इन्होंने कॉलेज का पासवर्ड निकाल लिया, डिजिटल सिस्टम का पासवर्ड, डेटाबेस, और उसके बाद इन्होंने फेक अकाउंट बना दिए, स्टूडेंट्स के फेक अकाउंट बना दिए, फिर उसमें प्रिंसिपल का सिग्नेचर भी कर दिया, और उसके बाद वहाँ पे इन्होंने अप्लाई कर दिया फॉर स्कॉलरशिप अंडर ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम, और इन्होंने बैंक अकाउंट ऐड कर दिया, और उस बैंक अकाउंट में पैसे भी आ गए, करोड़ों के अमाउंट में पैसे आ गए यूजीसी से अंडर ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम फॉर दिस फेक नेम्स। तो फेक नेम बना दिया गया, फेक प्रिंसिपल का सिग्नेचर कर दिया गया, फेक सारा आईडी लगा दिया गया, वोटर आईडी, पासपोर्ट सब लगा दिया इन्होंने फेक, और फिर उससे ये लोग स्कॉलरशिप के पैसे खा रहे थे करोड़ों में। इनफैक्ट 291 फेक नेम्स वेयर क्रिएटेड। अब इस कॉन्टेक्स्ट में 10 लोगों को अरेस्ट किया है हाल फिलहाल में बोरपेटा पुलिस ने, इस कारण से ये न्यूज़ में था। तो आप लिख सकते हैं कि कैसे ये न्यूज़ का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी ज़रा समझिए मेंस में, कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो स्कीम है वो भी पूरी तरह से लीकेज प्रूफ या करप्शन प्रूफ नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड भी फर्जी बन जाता है और फेक नाम से बन जाता है, और आधार कार्ड को लिंक करा के लोग अभी भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर ये जो नया प्रोविज़न लाया जा रहा है वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का, ई रूपी, जो मैंने कुछ दिनों पहले आपको कवर कराया था, जिसमें आपको वाउचर मिल जाएगा सीधा सीधा, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा करप्शन को अवॉइड करने में, लीकेज को प्लग करने में। कि भाई रादर दैन गिविंग यू मनी डायरेक्टली, आपके अकाउंट पे वाउचर आ जाएगा कि भाई जाइए आप कॉलेज में एडमिशन लीजिए और उस कॉलेज को ये वाउचर दिखाइए, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अब इससे कैसा होगा, कोई इसका मिसयूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो वाउचर कहीं और नहीं चलेगा। तो दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ इट, कि ये जो पर करंट एग्जाम्पल है, दैट इज़ अ प्रूफ दैट इवन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स आर नॉट फ्री फ्रॉम करप्शन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट और यू मे कॉल इट फ्रॉम स्पोर्ट्स सेगमेंट। आपको जैसा कि मैंने बताया कि ओलंपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैं कवर कर रहा हूं, क्योंकि ओलंपिक्स एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट है, यहाँ से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, और एपीएससी में तो लवलीना बोरगोहाई से रिलेटेड सवाल जरूर आ सकते हैं। एक बात और समझिए, ये जो करंटली उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये तो सब आप जानते ही होंगे, ये इस साल के प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अभी तक पेपर बन चुका होगा, लेकिन ये टॉपिक मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि अगले साल जो बच्चे अटेम्प्ट करने वाले हैं एपीएससी प्रीलिम्स, उनकी तैयारी में मदद हो। तो लवलीना बोरगोहाई के इस टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बातें याद रखनी है वो ज़रा समझते हैं। तो सी इज़ द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू सिक्योर एन ओलंपिक मेडल। जिस कैटेगरी में उन्होंने कम्पीट किया है वो है 69 kg वेल्टर वेट कैटेगरी एट 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, एंड सी गॉट ब्रॉन्ज मेडल। ये तो सब आप जानते ही होंगे, सी वोन ब्रॉन्ज मेडल, सी मेड अस प्राउड। लेकिन सी लॉस्ट टू बुसानेज सुरमेनेली ऑफ टर्की इन सेमीफाइनल। इनको प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड भी मिला है 2020 में, एंड सी बिकेम द 6th person from Assam to get Arjuna award, and she is the only second Indian woman and third overall Indian boxer to reach an Olympic or to earn an Olympic medal. इसके पहले मैरी कॉम ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं, ब्रॉन्ज जीता था उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में, और विजेंदर सिंह जीत चुके हैं ब्रॉन्ज एट बीजिंग ओलंपिक्स इन 2008। तो अभी तक हम लोग आप समझिए कि बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज से ज़्यादा तो अभी तक नहीं जीत पाए हैं, लेकिन हाँ लवलीना बोरगोहाई ने भी ब्रॉन्ज जीत लिया है, एंड सी बिकेम सेकेंड इंडियन वुमेन एंड ओवरऑल थर्ड इंडियन बॉक्सर टू विन अ मेडल एट ओलंपिक्स।
कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. अबाउट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021, सर्च कम सिलेक्शन कमिटी फॉर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल विल बी हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. दिस इज रॉन्ग. दिस स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी होगा दैट विल बी हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट टू वेयर दैट state administrative tribunal belongs. Age of the retirement will be 70 years for chairperson and 67 years for the member. Absolutely correct. So the correct answer will be option 2. Yeah, option B, 2 only. How many topics does the 11th schedule voluntarily mandates to be transferred from to the Gram Panchayat from the state list? The correct answer will be option D, 29. That's all from our side for today. Thanks for watching.